मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपका धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे ग्रहों के ऊपर। नक्षत्र में किस नक्षत्र में ग्रह शुभ प्रभाव देता है और किस में अशुभ प्रभाव देता है, तारा पद्धति के आधार पर। साधारण तौर पर आपने भी देखा होगा, बाकी भी पंडित जी बताते हैं, ज्योतिष आचार्य बताते हैं, कुछ आप भी जानते हैं। जैसे ये 12 भाव है कुंडली के हैं। लगन का भाव है द्वितीय भाव, कुटुंब का, धन का, तृतीय पराक्रम का, चतुर्थ घर का, पंचम शिक्षा बुद्धि का, छठा भाव लोक शत्रु का, जीवन साथी का, आयु का, धर्म का, कर्म का, आमदनी का, खर्च का, सेवा सुख का, ये सब हम बताते हैं। और आपको हमेशा कुछ जानते भी हैं, ये 4 केंद्र हैं और 2 त्रिकोण हैं। इनके स्वामी शुभ फल देते हैं और छठा, 8वें, 12वें भाव के स्वामी ये मान लो अशुभ फल देते हैं, ये बताया गया है। या ग्रहों की स्थिति के आधार पर महादशा, जो ग्रहों की जब दशा महादशा आती है, भाई केंद्र का स्वामी है अच्छे स्थान पर है तो अच्छे फल देगा, त्रिकोण का स्वामी अच्छे स्थान पर अच्छे देगा, पीड़ित है तो अशुभ फल देगा, अस्त है तो अशुभ फल देगा। ये ग्रहों की बलवंता और भाव में ग्रहों के आधार पर भविष्य फल हमेशा देखा जाता है। वो एक तरीका है, ऐसा नहीं कि वही है, दूसरे भी तरीके हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, भाई 10वें भाव का स्वामी अगर केंद्र में हो तो अच्छा फल देगा, 9वें भाव में तो अच्छा फल देगा, एकादश में अच्छा देगा, द्वितीय में अच्छा देगा, लगन में ऐसे देगा। और यहाँ पर अष्टम में आ जाएगा तो फलों में कमी आ जाएगी। या छठे, 8वें, 12वें भाव का स्वामी यहाँ चला जाए, वो अपनी दशा अंतरदशा में अशुभ फल देते हैं, साधारण बात है। और केंद्र त्रिकोण के स्वामी शुभ होते हैं, वो अपनी दशा अंतरदशा में शुभ फल देते हैं। तो यानी ग्रह यानी कुंडली के भावों में के स्वामी के हिसाब से दशा में फल मिलता है और प्रभाव उसी से आंका जाता है। लेकिन ये अकेला यही तरीका नहीं है, दूसरा है तारा चक्र की पद्धति का। अगर तारा पद्धति के चक्र में भी ग्रह शुभ फलदायक दे रहा हो, और जो वैदिक ज्योतिष में तारा पद्धति भी वैदिक ज्योतिषी है, केंद्र त्रिकोण भाव के स्वामी के आधार पर जो हम फल देखते हैं वो भी शुभ फल दे रहा हो तो सोने पर सुहागा है। तो आज हम बात करेंगे तारा पद्धति के ऊपर। तारा पद्धति मतलब नक्षत्र के ऊपर। तो 27 नक्षत्र है और 27 नक्षत्र, ये मैंने 1 से लेकर 27 तक लिखे हैं। 3 पोर्शन बनते हैं: अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वफाल, उत्तरफाल, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, सतबीजा, पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा, रेवती। तो ये 3 नक्षत्र, 1, 2, 3 केतु स्वामी है। इन तीनों के स्वामी शुक्र है, इन तीनों के स्वामी सूर्य है, इन तीनों के स्वामी चंद्रमा है, माघ चित्र इनके स्वामी मंगल है, इन तीनों के स्वामी राहु है, पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व इनके गुरु है, और इनके स्वामी शनि है, और इनके स्वामी बुध है। ये 27 नक्षत्र हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अब तारा पद्धति क्या कहती है? आपका चंद्रमा जिस नक्षत्र में है वह आपका जन्म नक्षत्र है, पहला नक्षत्र है, तो वहां से गिनती करना है। जैसे मान लो आपका चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में है, तो अश्विनी नक्षत्र आपका जन्म का नक्षत्र हो गया, उसको कहते हैं जन्म तारा। और इसके स्वामी केतु है, तो तीनों अश्विनी भी, मघा भी और मूला भी, ये तीनों ही जन्म तारा में आ जाएंगे। अगर आपका भरणी नक्षत्र है तो भरणी, पूर्वफाल, पूर्वाषाढ़ा, ये तीनों ही आपके जन्म तारा में आ जाएंगे। क्यों? यानी ये केतु से शुरू होते हैं और असल बुध की उसमें खत्म हो जाते हैं। ये भी केतु से शुरू होंगे और बुध ज्येष्ठा तक 18 खत्म हो जाएंगे। यहां पर भी केतु से शुरू होंगे, बुध में खत्म हो जाएंगे। 3 पोर्शन में ऐसे बनाएंगे और हर एक ग्रह 3 नक्षत्र का स्वामी है। ये इसी तरह से दिया हुआ, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु का 27 नक्षत्र होगा। अब चंद्रमा किस नक्षत्र में है? पहली बात, जिस नक्षत्र में चंद्रमा होता है वही हमारी
विश्वोत्तरी महादशा में पहली महादशा होती है। अगर मान लिया चंद्रमा आपकी में अश्विनी नक्षत्र में है तो आपकी पहली दशा महादशा केतु की होगी। अब इस पहले नक्षत्र से तीसरा नक्षत्र, पांचवां नक्षत्र और सातवां नक्षत्र कोई भी होने दो, उस नक्षत्र में जो ग्रह होगा वो अशुभ फलदायक होगा। यानी जन्म नक्षत्र से तीसरा नक्षत्र, पांचवां नक्षत्र और सातवां नक्षत्र वो अशुभ फलदायक होगा। उस नक्षत्र में जो आपकी कुंडली में होगा वो अशुभ फल देगा। इन्हीं को कहा गया है तारा चक्र। तो इनको 9 तक डिवाइड किया गया है। क्यों? यहां से लेकर के 1 से 9 तक क्या हिसाब होगा 1 से 9 तक। जैसे मैंने आपको बता दिया, मान लिया अश्विनी नक्षत्र है तो कृतिका अशुभ होगा, मार्गशीर्ष अशुभ होगा और पुनर्सु अशुभ होगा। यानी जन्म नक्षत्र से कहीं पर भी आपका जन्म नक्षत्र हुआ है, उससे तीसरा नक्षत्र, पांचवा नक्षत्र और सातवां नक्षत्र अशुभ हो गए। उनमें जो ग्रह होगा वो अशुभ फल देंगे। सीधी सी बात है। अब मोटे तौर पर मान लिया आपका अश्विनी नक्षत्र है, अश्विनी नक्षत्र है तो तारा हुई आई केतु की दशा आ गई अश्विनी नक्षत्र में। उसके बाद इसमें इस महादशा यानी ये चंद्रमा आपका अश्विनी नक्षत्र में है। उसके बाद जो दूसरी महादशा आएगी अश्विनी से, मान लिया 16वां नक्षत्र आ गया, ये 16वां नक्षत्र विशाखा नक्षत्र आ गया। विशाखा नक्षत्र में कोई ग्रह जिसकी दशा आ रही है मान लिया जाए, तो ये कितने आएंगे? 9 और 7 16। यानी 16 को आप यहां पर या तो यहां से काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7वां अशुभ आएगा, या जितनी गिनती आती है उसको 9 से डिवाइड कर दो, जितना शेष बचता है वो उसी तरह से आएगा। जैसे जन्म नक्षत्र अश्विनी हो गया और दूसरी जो महादशा आ रही है वैसे ग्रह की आ रही है जो कि विशाखा नक्षत्र में है, कोई भी ग्रह हो सकता है। तो विशाखा नक्षत्र जन्म नक्षत्र से 16वां नक्षत्र हुआ, 9 से डिवाइड कर दिया, 7 बच गया, तो 7 जो है वह तारा अशुभ तारा आएगी। इसी तरह से 1 से लेकर के 9 तक का मैंने बता दिया। जब 9 से ज्यादा होंगे तो 9 से आप डिवाइड कर सकते हैं या उसी जन्म तारा उसी जन्म नक्षत्र से गिनती कर सकते हैं। जैसे अश्विनी था तो आप मघा से गिनती कर लीजिए, मघा को 1 मानिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गया। अगर आपका हस्त नक्षत्र में जन्म हुआ है तो यहीं से गिनती कीजिए, पहला ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, चौथा ये होगा, 5वां ये आएगा, अनुराध आ जाएगा। यानी जन्म नक्षत्र से जो 5वां नक्षत्र है वो, जन्म नक्षत्र से तीसरा नक्षत्र है वो 5वां नक्षत्र है, 7वां नक्षत्र अशुभ माने गए हैं। यह है तारा पद्धति में। अब कैसे अशुभ होते हैं? मान लिया जन्म तारा है, आपका जो जन्म नक्षत्र है उसमें कोई ग्रह चंद्रमा तो होगा ही उसमें भाई, जब तो जन्म नक्षत्र हुआ, चंद्रमा से काउंट करें तो चंद्रमा होगा। उसके बाद जन्म तारा कहां से आएगी? जैसे मान लिया पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र है तो पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र यहां पे लिया हमने जन्म तारा है, तो विशाखा भी जन्म तारा होगी, पुनर्वसु भी जन्म तारा होगी, गुरु के जो भी नक्षत्र है वो जन्म तारा होगी। आप यहीं से शुरू कर दीजिए, जो आ रहा है उसमें कितनी दूर आता है, या यहां से गिनती कर दो पूर्वाधा से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से गिनती चले करते जाओ, 9 से डिवाइड कर दो, या यहां से गिनती किया रेवती, तीसरा रेवती आ गया, तो इनका जन्म नक्षत्र पूर्व भाद्रपदा जन्म तारा है, और तीसरा जो रेवती में जो नक्षत्र होगा तो रेवती नक्षत्र वध नक्षत्र है, अशुभ नक्षत्र है, वो अशुभ फल देगा। तीसरा आ गया, फिर चौथा आ जाएगा, फिर 5वां भरनी आ जाएगा। तो इसी तरह से अगर आपका नक्षत्र, आपका जो ग्रह है वो जन्म तारा में है, जो आपका जन्म नक्षत्र है वो
उसके स्वामी कौन से ग्रह हैं, उस ग्रह के 2 और भी नक्षत्र हैं, यानी उस स्वामी ग्रह के तीनों नक्षत्र जन्म तारा गिने जाते हैं। अब यहां से हम बात करते हैं, मान लिया जन्म नक्षत्र पूर्व भाद्रपदा है तो जन्म तारा है, ये पूर्व भाद्रपदा आ गई 25वां नक्षत्र। तो 25वां नक्षत्र 25वां 7वां 16वां 25वां 7वां 16वां ये जन्म तारा आ गई। संपत तारा जब दूसरी का आएगी, उत्तर भाद्रपदा की आएगी, वो दूसरा हुआ। तो संपत तारा में कौन सा आएगा, 26वां 8वां 17वां, यानी 26वां हो गया, 8वां हो गया, 17, मतलब शनि के तीनों नक्षत्र आ जाएंगे, उसी तरह से आ जाएंगे। और इसी तरह से तीसरा आएगा रेवती, बुध आएगा तो तीसरी विपत्त तारा है, तो बुध के तीनों नक्षत्र आ जाएंगे। उनमें कोई भी ग्रह होगा तो अशुभ फलदायक होगा। इस तरह से आप कर सकते हैं, या सीधा आप जन्म नक्षत्र से, जन्म नक्षत्र का जो भी स्वामी है उससे तीसरे नक्षत्र में, उससे 5वें नक्षत्र में और उससे 7वें नक्षत्र में जो ग्रह होगा वो अशुभ फलदायक होगा। अभी संबंधित कुंडली में हम देखते हैं, विचार करते हैं। बालक का जन्म 12/11/2013 को हुआ, शुक्ल पर 11 पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, मंगलवार को हुआ, रात को 11:52 पर हुआ। किस नक्षत्र में कितने ग्रह, कौन सा शुभ कौन सा अशुभ, नवतारा चक्र से ग्रहों का प्रभाव कैसा होगा। अब यहां पर बाकी चीज ना जाकर के चंद्रमा कहां पर है, पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में है, तो पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र उसका जन्म नक्षत्र हो गया। तो जन्म नक्षत्र के स्वामी गुरु है, गुरु है जन्म नक्षत्र के स्वामी। अब इसका जन्म तारा में यानी 25वां 7वां 16वां, 25वां ये खुद है, 7वां पुनर्वसु, यानी गुरु के तीनों नक्षत्र ये जन्म तारा में आ जाएंगे। दूसरा होगा संपत तारा, दूसरा कौन सा ग्रह आया, उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र। उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में जो भी ग्रह होगा उसको बोला जाएगा संपत तारा, अचीवमेंट गेन अच्छा होगा वो भी। आगे आ गया तीसरा नक्षत्र कौन सा आ गया, रेवती। रेवती आ गया विपत्त तारा में आ गया, अवरोध देगा, परेशानी देगा। कौन कौन से नक्षत्र होंगे इस जातक के लिए, 27वां 9वां 18वां, 27वां खुद है, 9वां अश्लेषा, 18वां ज्येष्ठा, मतलब बुध के तीनों ही नक्षत्र आपको विपत्त तारा में आ जाएंगे। आगे आती है क्षेम तारा, चौथा जन्म नक्षत्र से चौथा नक्षत्र जो भी हो आपका जन्म नक्षत्र हो, उससे चौथे नक्षत्र में जो ग्रह है उसको क्षेम तारा कहते हैं, कल्याणकारी होगा, गुड साइन होगा। इस जातक की कुंडली में पूर्व भाद्रपदा जिसका जन्म है तो क्षेम कहां से आएगा, पहला नक्षत्र 10वां और 19, पहला अश्वनी, 10वां मघा और 19वां मूला केतु का आएगा। यानी यहां से आकर के चौथा तारा के 1 2 3 4 आ गए ना, 4 गिनती। 5वां पितृ, अब 5वां तारा कैसे आएगा, 1 2 3 4 5वां भरणी नक्षत्र है, तो भरणी नक्षत्र जो होगा शत्रुवत होगा, प्रतिकूल स्थिति होगी। जो एफर्ट्स करोगे आपके एफर्ट्स बेकार हो जाएंगे, आपको फायदा नहीं मिलेगा। शत्रुवत है उसकी, रिबाउंड एक्शन उसका कम मिलेगा ही नहीं। तो ये 5वां जन्म नक्षत्र से 5वां नक्षत्र आ गया। अब 5वें नक्षत्र में यहां पूरा लंबा ना करके आपको ये मालूम है कि हमारा जन्म तारा पूर्व भाद्रपदा है, तो आप यहां ले आइए ना, पुनर्वसु से भी गिनती कर दीजिए, विशाखा से भी गिनती कर दीजिए, आपको अपने आप आ जाएगा। विशाखा से 1 2 3 4 5 या 1 2 3, क्योंकि विशाखा भी जन्म तारा है, पुनर्वसु भी जन्म तारा है। अब हम तीसरा गिनती करते हैं तो पुनर्वसु से तीसरी अश्लेषा आएगी, विशाखा से तीसरी ज्येष्ठा आ जाएगी, पूर्वपदा से तीसरी आ जाएगी। तो आप उनकी जन्म तारा से जो आपका जन्म नक्षत्र है उससे भी गिनती कर सकते हैं। तो अगर पहला है जन्म तारा है, आप जो काम करोगे बिल्कुल करोगे, आपको गेन वैसा ही मिल जाएगा। दूसरा संपत तारा है, आपको अचीवमेंट मिलेगा, अच्छी है, बहुत बढ़िया है, कुछ ना कुछ आपको गेन मिलेगा। तीसरा विपत्त तारा है, आपको अवरोध आएंगे, परेशानी आएंगी। क्षेम तारा कल्याणकारी होगी, गुड साइन होगा। 5वां नक्षत्र में जो ग्रह होगा वो शत्रुवत होगा, अशुभ प्रभाव देगा। छठा में साधक होगा, आपका कार्य पूर्ण होने की आशंकाएं बढ़ेंगी, पूरा होगा। 7वां वध तारा अशुभ होगा, जो आपके जन्म नक्षत्र से 7वें नक्षत्र में जो ग्रह है वो अशुभ होगा, आपको ये बात मान लीजिए। फिर 8वें में मित्रता, अच्छा फेवरेबल एक्शन होगा,
नौवां और आदि मित्र बहुत अच्छा होगा। तो ये है तारापंथी। अब हमें इसमें देखा कि उत्पादन नक्षत्र है, जन्म नक्षत्र है, शनि की महादशा चल रही है। अभी शनि की महादशा चली 13/8/2019 से 38 तक होगी। शनि विशाखा नक्षत्र में है। तो जन्म नक्षत्र क्या हुआ? पूर्व भाद्रपदा। तो विशाखा भी जन्म तारा है। तो तारापंथी में शनि की महादशा अच्छी होगी। ये आ गई। अब इसमें अंतरदशा जाने के लिए, अंतरदशा के लिए जन्म नक्षत्र को छोड़ दीजिए। महादशा का स्वामी विशाखा नक्षत्र में है और शुक्र की अंतरदशा चल रही है, जो विशाखा से चतुर्थ है। 6 तारा रहेगी मूला नक्षत्र में। विशाखा से चतुर्थ, विशाखा से चतुर्थ 1 2 3 4 मूला नक्षत्र में 4 में आएगी तो 6 होगी, अच्छी तारा होगी। इसी तरह से ये तारापंथी है। जन्म नक्षत्र के से महादशा निकाल लो और महादशा जो चल रही है उसमें आपको अंतरदशा कितनी सपोर्ट करेगी, तो महादशा का स्वामी किस नक्षत्र में है उसके नक्षत्र से अंतरदशा का स्वामी कौन से नक्षत्र में, उससे इसी प्रकार निकाल सकते हैं। इसी तरह से प्रतिनिधि दशा का निकाल सकते हैं। लेकिन ये एक तरीका है। अगर केंद्र त्रिकोण भाव भावेश में भी अगर ग्रह शुभ है और तारापंथी में शुभ है तो सोने पे सुहागा है। यहां पर इस कुंडली में शनि की तारापंथी में तो अच्छी आ ही रही है, लेकिन शनि यहां पर अस्त भी है और सूर्य के यानी राहु से शापित योग बना रहा है। तो ये कुंडली शापित है तो अच्छा फल नहीं देगा, ये भी देखना पड़ेगा। ठीक है ना। अब यहां पर बात देखिए, मैंने निकाल कर रखा है मंगल यहां पर चतुर्थ भाव का स्वामी है और नवम भाव का स्वामी है, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है। अब पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र पितृ तारा है, पितृ तारा है, 5वां नक्षत्र है। जन्म नक्षत्र से 5वां नक्षत्र है मंगल का, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र। अब देखिए जन्म नक्षत्र से पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र कहां चला गया, यहां पर यह आ गया पुनर्वसु 1 2 3 4 5, सीधा हमने ले लिया पुनर्वसु से। पुनर्वसु जन्म नक्षत्र आ गया, ये तीनों जन्म नक्षत्र हैं। 1 2 3 4 5वां पूर्व फाल्गुनी आ गया। पूर्व फाल्गुनी आ गया तो पितृ तारा की मंगल यहां पर अशुभ फल देगा और केतु से भी पीड़ित हो रहा है, जबकि ये कारक ग्रह है, पीड़ित भी हो रहा है, केंद्र त्रिकोण के हिसाब से पीड़ित भी हो रहा है और तारापंथी में अशुभ फल देगा। तो केंद्र त्रिकोण के हिसाब से शुभ फल देगा, तारापंथी में अशुभ फल देगा, तो समझो पूरा धुला हुआ नहीं है, इतने शुभ फल नहीं देगा। अगर दोनों तरफ से आपका ग्रह अच्छा है, तारा चक्र में भी और केंद्र त्रिकोण भाव के भावेश के हिसाब में भी, तो सोने पे सुहागा अच्छा फल देगा। और जब कारक ग्रह ही ऐसा हो जाएगा तो बड़ी परेशानी आ जाएगी। इस तरह से आप इसको देखिए कि आपके नक्षत्र में कौन से ग्रह हैं, कितने ग्रह हैं, वध विपत और पितृ में कितने हैं। इस कुंडली में एक ही है, मंगल है जो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है। बाकी गुरु पुनर्वसु में है, केतु 6 में अश्विनी में चला गया, शुक्र मूला में 6 में चला गया, सूर्य शनि जन्म तारा में आ गए, बुध राहु स्वाति आदि मित्र में आ गए। इस तरह से आप ये आदि मित्र, जन्म तारा, संपत तारा, विपत तारा, 6 पितृ तारा, साधक, वध, मित्रता और आदि मित्र तारा, ऐसे करके आप ये देख सकते हैं कि मेरा नक्षत्र कहाँ है। अगर इसमें शुभ फल दे रहा है, ग्रह पीड़ित है तो पीड़ित है भाई, अशुभ फल देगा। अगर शापित योग बना रहा है तो जब तक उसका उपाय नहीं कर देंगे तो शापित योग ही रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक साधन तौर पर आप बताओ, आपका ग्रह अच्छी अवस्था में है और अगर केंद्र त्रिकोण के भाव भावेश की स्थिति से अच्छा फल दे रहा है और तारा पद्धति में अच्छा दे रहा है, तो बहुत सोने पे सुहागा, बहुत अच्छा आपको अचीवमेंट मिलेगा। और अगर भाव भावेश में शुभ दे रहा है, तारापत्ति में शुभ दे रहा है, तो कमी आ जाएगी, थोड़ी सी कमी आ जाएगी। तो इस तरह से ये देख लेना चाहिए। क्यों हमारी दशाएं क्या होती है, मान लिया शुरू से चलती है, सूर्य से चलती है, सूर्य की 6 वर्ष की होती है, चंद्रमा 10 वर्ष की होती है, मंगल 7 वर्ष की होती है, राहु 18 वर्ष की होती है, गुरु 16 वर्ष की होती है और शनि 19 वर्ष की होती है और बुध 17 वर्ष की होती है, केतु 7 वर्ष की होती है, शुक्र 20 वर्ष की होती है। ये क्रम चलता रहता है। अब
यानी गुरु की दशा चल रही थी, गुरु के बाद शनि आ गए तो शनि की दशा आ जाएगी, शनि के बाद बुध की आ जाएगी, बुध के बाद केतु आ जाएगा, शुक्र आ जाएगा, ऐसे क्रम चलता रहेगा। तो ये देखना है आपका विपत्त में, भितरी में और वध में कौन से है वो अशुभ फल देगा और कितने ग्रह देगा। यह तारापत्ति का चक्र। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मैंने समझाने में अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़ी है, तो इस तरह से आप नोट कर लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए। और जन्म नक्षत्र 7वें नक्षत्र में जो ग्रह होता है तो अति बलवान हो जाता है वो। जन्म नक्षत्र से 9वें में थोड़ा सा कम होगा, 8वें में उससे ज्यादा, और 27वें नक्षत्र में होगा तो बलवान होगा। जन्म नक्षत्र से काउंट करना है, जहां से आपका जन्म नक्षत्र हुआ वहीं से गिनती आप शुरू कर दीजिए, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। जब ज्यादा नंबर जाते हैं आपका, भाई आपका जन्म नक्षत्र अश्विनी है और ग्रह बैठा हुआ 24 में, तो 24वां नक्षत्र आ गया, 9 से भाग दे दीजिए, 9 दूनी 18, 6 बच गया, 6 शेष यहां लगा दीजिए, साधक में आ जाएगा, जो भी फल बतेगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, जिस चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब, ताकि आने वाली भी वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।